हाय गाइस एंड वेलकम टू क्वालिटी प्लस। इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम प्रेसिडेंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसके पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि किस तरह हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, क्या मैनर रहता है उनके इलेक्शन का। ये सब हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है एक पर्सन को, क्या ओथ लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट, किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, टर्म क्या रहता है उनके ऑफिस का और किन किन सिचुएशंस में उनका जो ऑफिस है वो वेकेंट रहता है। ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी क्वालिफिकेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 58 में मेंशन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। 35 या उससे अबव की एज की रिक्वायरमेंट है। वो लोकसभा का मेंबर बनने लायक हो, यानी उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस हों, और वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, यानी कि वो ना तो कोई ऑफिसर हो ना कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो। अगर वो है भी तो उसे वहाँ से पहले रिज़ाइन देना होगा, तभी वो एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। अब कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके पास सबसे पहले 100 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होती है, यानी ऐसे 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है जो उसे इलेक्शन के टाइम पर मदद दे सकें। यानी कैंडिडेट के पास 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होते हैं या होने ज़रूरी हैं। अब 50 ऐसे लोग जो उसका नाम प्रपोज कर सकें, यानी बता सकें कि ये पर्सन हमें एज अ कैंडिडेट चाहिए। अब 50 सेकेंडर्स वो होते हैं जो उन प्रपोजल्स को एक्सेप्शंस देते हैं, यानी एक्सेप्ट करते हैं कि यही कैंडिडेट हमें इन फ्यूचर प्रेसिडेंट देखना है। अब 1997 से पहले क्या होता था कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो खड़ा हो रहा था तो उसके पास 10 प्रपोजर्स और 10 सेकेंडर्स होते थे, यानी 20 सब्सक्राइबर्स होते थे उसके पास। बट 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संख्या बढ़ाकर कर दी प्रेजेंट वाली, यानी 100 सब्सक्राइबर्स नेसेसरी कर दिए एक कैंडिडेट के लिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए करा क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो फर्स्ट इंडियन सिटीज़न कहे जाते हैं, नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड भी कहे जाते हैं। जितने भी काम होते हैं वो उन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। इसीलिए जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो बहुत रेपुटेशन वाला माना जाता है इंडियन गवर्नमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट चुन लिया जाए हमारे प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए जो प्रेसिडेंट बनने लायक ही ना हो। इसीलिए उन्होंने इसकी संख्या बढ़ा दी। अब कोई भी पर्सन या कैंडिडेट एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है तो बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, यानी अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले उन्हें कुछ अफर्मेशंस लेनी होती है, यानी उन्हें कुछ शपथ लेनी होती है। यही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 60 में मेंशन किया गया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है या कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ज़रूरी कर दिया है प्रेसिडेंट के लिए कि उन्हें शपथ लेनी ज़रूरी है, जिसमें वो ये कहेंगे कि वो अपने ऑफिस को फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को, और खुद को डिवोट कर देंगे इंडियन पीपल की भलाई के लिए। ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। अब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में अपनी शपथ लेते हैं। अगर इन केस हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते हैं या उनका ऑफिस वेकेंट रहता है तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज वो उन्हें शपथ दिलाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये माना जाता है कि बाय चांस अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो गया, यानी उनकी कोई डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, या उन्हें कहीं जाना हो गया और कोई भी पर्सन उनकी जगह उनके फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है या उनकी ड्यूटी दे रहा है, तो उसको भी सेम ओथ या अफर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, उन्हें भी सेम शपथ लेनी पड़ेगी पहले, तभी वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम कर सकते हैं। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट के लिए कुछ कंडीशंस भी रखी हैं, जिनको आर्टिकल 59 में मेंशन किया गया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो कोई भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना ही लोकसभा के मेंबर ना ही राज्यसभा के मेंबर। वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए, यानी किसी सरकारी पद पे ना हो, ना ही सरकारी ऑफिसर हो, ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, और वो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस को यानी राष्ट्रपति भवन को विदाउट पेमेंट दिए, यानी विदाउट उसका रेंट दिए उसका यूज़ कर सकते हैं आराम से। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी कहा है कि उनको जितनी भी इमोल्यूमेंट्स या अलाउंसेस मिलते हैं, यानी जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं जो पार्लियामेंट उसको देता है, वो सब को यूज़ कर सकते हैं। उनके पास वो पावर है कि वो उनको यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और कोई भी उनकी पावर्स को डिसमिस नहीं कर सकता उनके टर्म के दौरान। जब तक हमारे प्रेसिडेंट हैं या उनका ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है तब तक कोई भी उन्हें मना नहीं कर सकता वो सुख सुविधा यूज़ ना करें। अब टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 56 में मेंशन किए गए हैं।
जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब मान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट हैं उनका टर्म ख़त्म हो गया है और कोई नया प्रेसिडेंट अभी तक चुना नहीं गया है, या उसके इलेक्शन चल रहे हैं, या काउंटिंग चल रही है, या कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है बीच में, तो थोड़ा डिले हो गया है। उस टाइम के लिए जो बीच का जो गैप होता है, उसमें हमारे प्रेजेंट वाले प्रेसिडेंट ही अपना ऑफिस होल्ड कर कर रखते हैं। यानी जो प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हैं वो तब तक अपना ऑफिस नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके जो सक्सेसर हैं, यानी जो इलेक्टेड नए वाले प्रेसिडेंट हैं, वो अपना चार्ज नहीं संभाल लेते। अब जो प्रेसिडेंट हैं वो उनका टर्म खत्म हो गया है, तो वो री इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, यानी वो एलिजिबल हैं दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए। इंडिया में क्या होता है कि कोई भी अगर पर्सन इलेक्ट कर लिया गया है एज अ प्रेसिडेंट, तो वो एलिजिबल है कि वो कितनी बार भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है और एज अ प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो 2 बार इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। अगर वो चाहते तो वो 3rd टाइम भी बन सकते थे। बट यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कोई भी पर्सन अगर 2 बार प्रेसिडेंट बन चुका है तो उसको एलिजिबिलिटी नहीं है, या उसको वो पावर नहीं है कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ सके। जैसे हमारे जो बराक ओबामा थे, वो 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। वो चाहते तब भी वो तीसरी बार नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ ही नहीं करता है वहाँ के पर्सन्स को। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ ऐसी सिचुएशंस दी हैं जिसमें जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वेकेंट रहता है। यही जो वैकेंसीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में 62 में प्रेजेंट है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि एक प्रेसिडेंट का ऑफिस तभी वेकेंट रहेगा जब या तो उनका 5 साल का टर्म एक्सपायरी हो गया हो, यानी उनके 5 साल कंप्लीट हो गए हों, या वो रेजिग्नेशन देना चाहते हैं। अब वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो ऐसी सिचुएशन में अगर प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर देना चाहते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। यूजुअली ऐसा होता है ना कि हम हमेशा जब भी रेजिग्नेशन देते हैं तो अपने से बड़ों को देते हैं, बट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। या उनकी वैकेंसी तब होती है या उन्हें रिमूव कर दिया जाए इम्पीचमेंट के दौरान। इम्पीचमेंट के प्रोसेस को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। या उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए, या उनका जो इलेक्शन है वही वॉइड हो जाए, यानी इलेक्शन में ही कोई डिफॉल्ट हुआ हो तो उन्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया जाए। इन सब सिचुएशंस में ही उनका जो ऑफिस है वो वेकेंट रह सकता है। अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं जिसमें प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका रिमूवल कैसे होता है। इम्पीचमेंट के टर्म को समझेंगे, क्या होता है इम्पीचमेंट, कौन कौन मेंबर पार्ट लेते हैं उनके रिमूवल के प्रोसेस में, कैसे होता है उनका रिमूवल, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।